हेलो एवरीवन। तो आज यहाँ मैं आप लोगों के लिए एडमिशन का टॉपिक लेके आई हूँ। आप सभी लोग जो जुडिशियल एस्पिरेंट हैं वो जानते हैं एडमिशन कन्फेशन और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अक्सर इससे प्री मेंस और इंटरव्यू में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आज यहाँ मैं सिर्फ एडमिशन की बात करूँगी और जो नेक्स्ट वीडियो होगा आपका वो कन्फेशन एंड दोनों के बीच के डिफरेंस की मैं बात करूँगी। उस पर आपका ये टॉपिक मैं आपका पूरी तरह से क्लियर कर दूँगी। ओके, तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ एडमिशन एंड वेरियस प्रोविजंस रिलेटिंग टू एडमिशन, कि एडमिशन होता क्या है और वेरियस प्रोविजंस क्या हैं रिगार्डिंग आपके एडमिशन। ओके, तो अगर मैं एडमिशन की बात करूँ तो एडमिशन आपका सेक्शन 17 में आपका डिफाइन है इंडियन एविडेंस एक्ट के। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है, और आंसर इसी फॉर्म में आपको एग्जाम में लिखना है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, और एडमिशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इफ वन पार्टी to a suit or any other proceedings prove that the other party has admitted his case, the work of the court becomes easier। मीन्स एडमिशन वो होता है कि कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में अगर किसी फैक्ट को एडमिट कर लेता है तो उसे कोर्ट में प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे केसेस में क्या होता है, कोर्ट का जो काम होता है वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। एन एडमिशन में बी प्रूव्ड बाई और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट अंडर certain exceptional circumstances। The Indian Evidence Act section 17 to 23 deals with the admission। मीन्स जो एडमिशन होता है हमेशा जो एडमिट करता है पर्सन उसके अगेंस्ट प्रूफ किया जाता है, उसके फेवर में नहीं प्रूफ किया जाता। ओके, तो फेवर में कब प्रूफ किया जाएगा, जब फेवर में प्रूफ नहीं किया जाता। तो फेवर में प्रूफ किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता है, बट एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही। ओके, और लॉ विदाउट एक्सेप्शन कंप्लीट नहीं होता है। ओके, और सेक्शन 17 to 23 आपका डील करता है एडमिशन को। अब एडमिशन की मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ एडमिशन, द एक्सप्रेशन एडमिशन मीन्स वॉलेंट्री एक्नॉलेजमेंट of the existence or truth of a particular fact, but in the Indian Evidence Act the term admissions has not been used in this wider sense। It deal with the admission by statement only oral or written or contained in an electronic form। Admission plays a very important role in judicial proceedings if one party to the suit or any other proceedings proves that the other party has admitted his case, the work of court becomes easier। An admission must be clear, precise and not vague और ambiguous। मीन्स आपका जो एडमिशन होता है वो आपका ओरल फॉर्म में भी हो सकता है, रिटन फॉर्म में भी हो सकता है और किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है। ओके, तो ये था आपका एडमिशन। ओके, आप एडमिशन कैसे करेंगे, एडमिशन आप ओरल फॉर्म में भी कर सकते हैं, एडमिशन आप रिटन फॉर्म में भी कर सकते हैं और उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी किया जा सकता है। और एडमिशन क्या होता है, एडमिशन क्या होता है कि अगर कोई पर्सन है ए और उसने बी पर्सन पे किसी बात के लिए सूट फाइल किया और बी उस चीज़ को एडमिट कर लेता है जो ए ने क्लेम किया है। ओके, अगर बी उस चीज़ को एडमिट कर लेता है तो इसे कोर्ट में प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ऐसी केसेस में क्या होगा, कोर्ट का जो काम है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ओके, और लेकिन एडमिशन के लिए एक चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एडमिशन हमेशा आपका क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए और उसमें किसी भी तरह की एम्बिगस नहीं होनी चाहिए, यानी संदिग्धता नहीं होनी चाहिए, वो एकदम क्लियर होना चाहिए। मीन्स जो बात ए कहना चाह रहा है उसी चीज़ को उसी फॉर्म में बी को एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ मैंने ये चीज़ एडमिट कर लिया है। अगर वो बहुत प्रीवेरिकेट वे में बी एक्सेप्ट करता है तो उसे हम एडमिशन नहीं कहेंगे। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। मीनिंग, डिफिनीशन ऑफ एडमिशन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट ओरल और डॉक्यूमेंट्री और containing in electronic form which suggest any interference as to any fact in issue or relevant fact and which is made by any of the persons and under the circumstances herein after mentioned। जो आपका एडमिशन होता है वो आपका ओरल फॉर्म में भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है। बट एडमिशन के लिए एक चीज़ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि एडमिशन सजेस्ट करता हो किसको, फैक्ट इन इशू को और रिलेवेंट फैक्ट को। मींस उसके कंक्लूजन को, मींस जो फैक्ट इन इशू है, रिलेवेंट फैक्ट है, उसी को एडमिट किया जाए। ओके, अदर्स फैक्ट को ना एडमिट किया जाए। तो ऐसे केसेस में ही आपका एडमिशन माना जाएगा, अदरवाइज आपका एडमिशन नहीं माना जाएगा और एडमिशन उन्हीं पर्सन के द्वारा किया हुआ माना जाएगा जो सेक्शन 18, 19, 20
में बताए गए हैं। ओके, अगर इससे बाहर का कोई पर्सन एडमिशन करता है तो वो आपका एडमिशन नहीं माना जाएगा। ओके, तो आइए आपका इसेंशियल एलिमेंट देखते हैं। इसेंशियल एलिमेंट आपको सिर्फ एग्जाम में मेंशन करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसको एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यही आपके मार्क्स जो है इंक्रीज करते हैं। तो फर्स्ट इसेंशियल एलिमेंट है इट मे बी ओरल और डॉक्यूमेंट्री। मीन्स आपका जो एडमिशन है वो आपका ओरल फॉर्म में भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है। ओके, It is a statement to suggest any interference to any fact in issue or relevant fact। और ऐसा स्टेटमेंट किसी फैक्ट इन इशू, ऐसा स्टेटमेंट किसी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट से आपका रिलेटेड होना चाहिए। ओके, इट मस्ट बी मेड बाय एनी पर्सन प्रिस्क्राइब अंडर द एक्ट। और ये स्टेटमेंट किसके द्वारा किया जाना चाहिए? तो ऐसे पर्सन के द्वारा किया जाना चाहिए जो प्रिस्क्राइब्ड है अंडर सेक्शन 18, 19 एंड 20। ओके, इट मस्ट बी मेड अंडर द सर्कमस्टांसेस प्रिस्क्राइब अंडर द एक्ट। और ऐसे सर्कमस्टांसेस में ही किया जाना चाहिए जो कि आपका प्रिस्क्राइब है। ओके, अब किस सेक्शन में प्रिस्क्राइब है? तो सेक्शन आपका 17 to 23 आपका जो डील करता है एडमिशन को, तो उसके जो सर्कमस्टांसेस को डील किया जाता है, तब ऐसे सर्कमस्टांसेस में ही आपका एडमिशन क्या होगा? वैलिड होगा। ओके, द एडमिशन मस्ट बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। मीन्स आपका जो एडमिशन होना चाहिए वो क्लियर और अनएम्बिगुअस होना चाहिए। मीन्स उसमें किसी भी तरह की संदिग्धता नहीं होनी चाहिए। द एडमिशन इज एडमिसिबल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। और कोई एडमिशन होता है कोर्ट में एडमिसिबल होता है, क्यों होता है? उसका रीज़न क्या है? एडमिशन एज अ वेवर ऑफ प्रूफ। मीन्स एडमिशन की वजह से प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं होती है उस चीज़ से रिलेटेड। एडमिशन एज अ स्टेटमेंट अगेंस्ट इंटरेस्ट। एडमिशन जो होता है आपके हित के अगेंस्ट होता है। एडमिशन एज अ एविडेंस ऑफ कंट्ररी स्टेटमेंट। मीन्स आपका जो एडमिशन होता है वो आपके स्टेटमेंट मतलब विपरीत होता है। कथन, एडमिशन जो होता है वो कथन आपके विपरीत होता है, इसलिए उसको कोर्ट में एक्सेप्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि अपने हित की बात तो हर व्यक्ति करता है, किंतु अपने अगेंस्ट बातें कोई नहीं करता है। इसीलिए ऐसे केसेस में क्या होता है कि आपका जो एडमिशन होता है वो एक्सेप्ट किया जाता है बाय कोर्ट। एडमिशन एज एविडेंस ऑफ ट्रूथ। एडमिशन को कोर्ट सच मानती है, इसीलिए उसको एक्सेप्ट करती है। और क्यों सच मानती है? उसका रीज़न यही है कि हर व्यक्ति अपने हित की बात करता है, अपने इंटरेस्ट की बात करता है, अपने फेवर की बात करता है। कोई भी अपने अगेंस्ट बातें नहीं करता। अरे बातें करना तो दूर, कोई सुनना नहीं पसंद करता अपने अगेंस्ट बातें। ओके, तो कोई व्यक्ति जो अपने अगेंस्ट बातें कर रहा है जिससे उसको लॉस हो सकता है, उसे पता है, फिर भी वो अपने अगेंस्ट अगर बातें करता है तो कोर्ट इसको क्या करेगी? एडमिसिबल करेगी। ओके, नेक्स्ट है आपका एडमिशन इज द बेस्ट सब्सटैंटिव एविडेंस दैट एन अपोजिट पार्टी कैन रिलाई अपॉन। और एडमिशन जो होता है एक सब्सटैंटिव एविडेंस होता है, मीन्स एक मौलिक साक्ष्य होता है अपोजिट पार्टी के लिए। और अपोजिट पार्टी क्या करती है? उस पर रिलाई करती है। ओके, नेचर ऑफ एडमिशन। अब नेचर ऑफ एडमिशन की अगर मैं बात करूं तो द स्टेटमेंट मेड बाय पार्टी ड्यूरिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग्स आर सेल्फ रिगार्डिंग स्टेटमेंट। द सेल्फ रिगार्डिंग स्टेटमेंट मे बी क्लासिफाइड अंडर टू हेड्स। मीन्स जो सेल्फ रिगार्डिंग स्टेटमेंट होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट होते हैं, सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट होते हैं। कोर्ट अक्सर सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट ही एक्सेप्ट करती है, सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट एक्सेप्ट नहीं करती है। सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट आपका कब एक्सेप्ट करेगी? जब आपके एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होंगे, अदरवाइज आपका सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। ओके, तो आइए देखते हैं सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट होते क्या है। तो सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट आर दोज विच सर्व, प्रमोट और एडवांस द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन्स मेकिंग इट, हेंस दे आर नॉट अलाउड टू बी प्रूव्ड। दे इनेबल टू क्रिएट एविडेंस फॉर देमसेल्व्स। मीन्स ऐसे स्टेटमेंट जो आपके फेवर में हो, ठीक है, आपके इंटरेस्ट में हो और आपको उससे बेनिफिट होता हो। ओके, एंड नेक्स्ट है आपका सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट। सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट आर दोज विच हार्म और प्रेजुडाइज और इंजर द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेकिंग इट। दीज सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट आर टेक्निकली नोन एज एडमिशन एंड आर अलाउड टू बी प्रूव्ड। मीन्स आपका जो मैंने बताया कि सेल्फ हार्मिंग स्टेट को ही एक्चुअल एडमिशन मानते हैं, सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट को नहीं मानते हैं। ओके, सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट क्या होता है कि ऐसा स्टेटमेंट जिससे जो व्यक्ति स्टेटमेंट कर रहा है, ओके, तो उसके स्टेटमेंट से उसको हार्म हो, इंजरी हो,
और वो उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, तो ऐसा स्टेटमेंट ही आपका सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट होता है। और रियलिटी है ये कि सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट ही कोर्ट की नज़र में रियल एडमिशन होता है, जबकि सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट आपका जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही एडमिसिबल होता है। ओके, अभी आगे पढ़ेंगे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होती क्या है। हु कैन मेक एडमिशन, सेक्शन 18 to 20। ये 18 to 20 जो सेक्शन है आपका, इसमें ये बताया गया कि कौन सा पर्सन यानी कौन सा व्यक्ति है जो एडमिशन कर सकता है। एंड एडमिशन इज रिलेवेंट इज इफ इट इज मेड बाय, अब किसके द्वारा होना चाहिए एडमिशन, अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स, मीन्स प्रोसीडिंग्स के पक्षकारों के द्वारा, पार्टी के द्वारा आपका एडमिशन अगर किया जा रहा है तो वो आपका रिलेवेंट होगा। एन एजेंट अथोराइज बाय सच पार्टी, और उस पार्टी के द्वारा यदि कोई एजेंट अथोराइज कर दिया गया है, उसके द्वारा यदि एडमिशन किया जा रहा है, तो भी ऐसा एडमिशन क्या होगा, आपका एडमिसिबल होगा। अ पार्टी सुइंग और बीइंग सुड इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर मेकिंग एडमिशन वाइल होल्डिंग सच कैरेक्टर, मीन्स ऐसे व्यक्ति के द्वारा यदि एडमिशन किया जा रहा है जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर को होल्ड करता है, यानी प्रतिनिधित्व कर रहा है किसी एक पक्षकार का, और वो ऐसा कैरेक्टर क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, तो उसके द्वारा जो एडमिशन किया जाएगा वो आपका एडमिशिबल होगा बाय कोर्ट। अ पर्सन हु हैज़ प्रोप्रिएटी और पिक्यूनरी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट ड्यूरिंग द कंटिन्यूअस ऑफ सच इंटरेस्ट, और उस व्यक्ति का स्टेटमेंट जिसका कोई इंटरेस्ट है, यानी कोई केस है और दो पक्षकार हैं ए और बी। ओके, अब एक थर्ड पर्सन है। अब थर्ड पर्सन का क्या है कि उसमें जो भी केस है ए और बी के बीच में, जिस भी मैटर को लेके है उसका केस, तो सी का क्या है, उसमें इंटरेस्ट है, मीन्स उसको फाइनेंशियल पिक्यूनरी इंटरेस्ट है उसका। ओके, तो सी क्या करेगा, सी का जो स्टेटमेंट होगा उस केस से रिलेटेड ओवरऑल, तो सी का स्टेटमेंट आपका रिलेवेंट होगा, एडमिशन एज अ एडमिशन कोर्ट एडमिशिबल करेगी। ओके, तो इसे ही कहते हैं कि किसी व्यक्ति का अगर इंटरेस्ट है तो उसके द्वारा यदि कोई स्टेटमेंट दिया जा रहा है तो उसका स्टेटमेंट भी आपका रिलेवेंट होगा। नेक्स्ट है आपका अ पर्सन फ्रॉम होम द पार्टीज टू द सूट हैव ड्राइव्ड देयर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ सच इंटरेस्ट, मीन्स किसी व्यक्ति के द्वारा यदि कोई अधिकार प्राप्त किया गया है, ओके, किसी अधिकार का जन्म हुआ है, ड्राइव्ड हुआ है, तो उसके द्वारा किया गया स्टेटमेंट भी आपका क्या होगा, रिलेवेंट होगा, और उसके द्वारा किया गया एडमिशन आपका कोर्ट एडमिसिबल करेगी। ओके, अ पर्सन हुज पोजीशन इट इज नेसेसरी टू प्रूव इन अ सूट इफ सच स्टेटमेंट वुड बी रिलेवेंट इन अ सूट ब्रॉट बाय अगेंस्ट हिमसेल्फ। सेक्शन 19 आपका बात करता है उन व्यक्तियों द्वारा एडमिशन जिनकी स्थिति वाद के पक्षकार, जो भी आपके प्रोसीडिंग्स के पार्टीज हैं, के विरुद्ध साबित किया जाना चाहिए, मींस आपका जो स्टेटमेंट है वो उनके अगेंस्ट साबित किया जाना चाहिए। कोई ऐसा पक्षकार है जो कि आपका सूट का पक्षकार नहीं, यानी जो सूट है उसका वो पार्टी नहीं है, ओके, फिर भी उसके द्वारा जो एडमिशन हो रहा है बाय कोर्ट एडमिसिबल होगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो पोजीशन है वो वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जा सकती है, उसका स्टेटमेंट। ओके, अ पर्सन थ्रू वूम अ पार्टी टू द सूट हैज एक्सप्रेसली रिफर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इन रेफरेंस टू अ मैटर इन डिस्प्यूट। और सेक्शन 20 आपका रेफरी के द्वारा आपका एडमिशन की बात करता है। सपोज एक पर्सन है, वो अपना घोड़ा बेच रहा है और घोड़ा वो बी को बेच रहा है, तो बी पूछता है क्या घोड़ा अच्छा है, तो ए कहता है सी से पूछ लो। अब सी ऐसे केस में जो भी स्टेटमेंट करता है तो वो रिलेवेंट होगा और उससे ए बाउंड होगा। ओके, तो सी के द्वारा जो भी एडमिशन किया गया है वो आपका रिलेवेंट होगा और एडमिसिबल होगा। तो आपका सेक्शन 18, 19 एंड 20 आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, और आपका एडमिशन जो भी पक्षकार करते हैं और जो भी परिस्थितियां बताई गई हैं इन्हीं में बताई गई हैं, इन्हें आप अपने माइंड में जरूर रखिए। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन्स मेकिंग देम एंड बाय और ऑन देयर बिहाफ। सेक्शन 21 मैंने आपको बताया है कि जो एडमिशन होता है कि पर्सन के अगेंस्ट ही प्रूफ किया जाएगा। सेक्शन 21 में ही वो एक्सेप्शन बताए गए हैं। ओके, सेक्शन 21 आपका बोलता है कि कोई भी एडमिशन जो होगा एडमिशन करने वाले व्यक्ति के अगेंस्ट ही प्रूफ किया जा सकता है।
बट एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में उसके फेवर में प्रूव किया जा सकता है। आइए देखते हैं। एडमिशन आर रिलेवेंट एंड मे बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पर्सन्स हु मेक्स देम और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, बट दे कैन नॉट बी प्रूव्ड बाई और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हु मेक्स देम और बाई हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस। अब देखते हैं वो एक्सेप्शन है क्या। ओके तो हमेशा जो एडमिशन होगा वो आपके अगेंस्ट ही प्रूफ होगा, बट एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में आपके फेवर में भी प्रूफ किया जा सकता है। फर्स्ट है, एन एडमिशन मे बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन्स मेकिंग इट व्हेन it is of such a nature that if the person making it were then it would be relevant as between the third persons under section 32। मीन्स आपका जो एडमिशन है अगर किसी थर्ड पर्सन के द्वारा आपका प्रूफ किया जा रहा है, क्यों, और उसके द्वारा जो एडमिशन है वो आपका एडमिसिबल होगा। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति है वो मर चुका है। मीन्स उसका जो एडमिशन है उस व्यक्ति का वो 32 के केस में जा रहा है, 32 के एम्बिट में जा रहा है। इस वजह से उसका जो एडमिशन है उसके फेवर में प्रूफ किया जा सकता है। ओके नेक्स्ट है आपका, एन एडमिशन में बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट when it is consist of a statement of the existence of any state of mind or body relevant or in issue made at or about the time when such state of mind or body existed and is accompanied by conducted rendering its falsehood improbable। मीन्स आपका जो सेकेंड एक्सेप्शन बात करता है वो बात करता है कि ऐसा कोई फैक्ट जो स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी से रिलेवेंट है और रिलेवेंट इशू से आपका रिलेवेंट है, तो ऐसे फैक्ट्स को भी उस व्यक्ति के फेवर में प्रूफ किए जा सकते हैं। ओके और इसको आप और अच्छे से समझ सकते हैं अगर आप इसका इलस्ट्रेशन पढ़ लेंगे। और स्टेट ऑफ माइंड आपका इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 14 में बताया गया। आप एक बार इस एक्सेप्शन को पढ़ने के बाद स्टेट ऑफ माइंड होता क्या है तो आप एक बार सेक्शन 14 को भी पढ़ लीजिएगा। ओके एन एडमिशन में बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इफ इट इज रिलेवेंट अदरवाइज देन एज एन एडमिशन। अगर मैं थर्ड एक्सेप्शन की बात करूं तो थर्ड एक्सेप्शन जो है आपका वो बात करता है कि कोई एडमिशन उसे करने वाले व्यक्ति या उसकी ओर से साबित की जा सकेंगी यदि वह एडमिशन के रूप में नहीं है किंतु अन्यथा सुसंगत है, यानी अन्यथा आपका अदरवाइज वो रिलेवेंट है। अब ऐसे केसेस में कौन कौन से फैक्ट आते हैं तो आपने रेस जस्टे सुना है, सेक्शन 6 इंडियन एविडेंस एक्ट। तो रेस जस्टे में जो भी आपके फैक्ट आते हैं तो वो आपका एज एन एडमिशन इसके थर्ड एक्सेप्शन में आपके एज अ फेवर आपके फेवर में यूज़ किए जा सकते हैं। ओके आइए इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। वैसे आप सेक्शन 21 के इलस्ट्रेशन पढ़ लीजिएगा। सेक्शन 21 का इलस्ट्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मेंस में बनते हैं। ओके तो फर्स्ट इलस्ट्रेशन है आपका द क्वेश्चन बिटवीन ए एंड बी वेदर अ सर्टेन डीड इज और इट इज़ नॉट फॉर्स्ड। ए अफर्म दैट इट इज जेन्युइन, बी दैट इट इज़ फॉर्स्ड। A may prove a statement by B that the deed is genuine and B may prove a statement by A that the deed is forged, but A can't prove a statement by himself that the deed is genuine. Not B prove a statement by himself that the deed is forged। मीन्स A और B हैं, एक deed को लेके उन दोनों में डिस्प्यूट है। A कहता है कि deed जो है वो जेन्युइन है, B कहता है फॉर्ज है। तो ए का कथन जो है कि डीड जो है वो जेन्युइन है बी प्रूफ करेगा, और बी जो कहता है कि आपका ये फॉर्ज है तो यह आपका ए प्रूफ करेगा, जबकि ए ये नहीं प्रूफ कर सकता है कि डीड जेन्युइन है। ओके तो जनरली इसे ही कहते हैं अगेंस्ट प्रूफ करना। ओके अब फेवर में कैसे प्रूफ होगा आइए देखते हैं। ऐसे ही एडमिशन प्रूफ होता है कोर्ट में। फेवर में कैसे होगा, ए इज accused of a crime committed by him at Calcutta. He produced a letter written by him and dated at Lahore on that day and bearing the Lahore postmarks of that day. The statement in the day
date of the letter is admissible because if a were dead it would be admissible under section 32 clause 2 मीन्स आपका एक पर्सन है ओके और उस पर चार्जेस हैं कि उसने कलकत्ता में एक क्राइम किया है ओके। तो ए क्या करता है कि उस दिन का एक लेटर जिस पे लाहौर के पोस्ट मार्क हैं और लाहौर की उस दिन की डेट है ओके, तो प्रोड्यूस करता है कोर्ट में। अब उसका जो ये लेटर है उसका जो एडमिशन है उसके फेवर में आपका एडमिसिबल होगा यदि उसका जो केस है सेक्शन 32 के क्लॉज 2 में जाता है ओके, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये उसके फेवर में हो गया। नेक्स्ट है आपका व्हेन ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आर रिलेवेंट सेक्शन 22। तो सेक्शन 22 की अगर मैं बात करूं तो ओरल एविडेंस में डॉक्यूमेंट आर रिलेवेंट मीन्स आपका दस्तावेजी जो साक्ष्य होते हैं यानी जो आपके डॉक्यूमेंट एविडेंस होते हैं उसमें आपके मौखिक स्वीकृतियाँ यानी ओरल एडमिशन आपकी रिलेवेंट नहीं होती है। अगर मैं आपको बताऊं तो क्यों नहीं होती है? ओरल एडमिशन एज टू द कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट आर नॉट रिलेवेंट मीन्स आपका जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैटर होता है उसमें आपकी ओरल एडमिशन रिलेवेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती है? एंड अंटिल द पार्टी proposing them show that he is entitled to give secondary evidence of the content of such documents under the rule hereinafter contained or unless the genuineness of a document produced in a question मीन्स आपका जो डॉक्यूमेंट्री आप एडमिशन कर रहे हैं उसमें आप ओरल एडमिशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कोर्ट का रूल है आपको बेस्ट रूल प्रोवाइड कराना है कोर्ट में और बेस्ट रूल आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही होता है ओके। और डॉक्यूमेंट्री आप एविडेंस सेक्शन 64 इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रूफ करेंगे और अगर आपके पास प्राइमरी एविडेंस नहीं है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है तो आप सेकेंडरी एविडेंस देंगे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में जो कि आपका सेक्शन 65 बताता है इंडियन एविडेंस एक्ट का। और अगर दोनों ही नहीं हैं और वो जो डॉक्यूमेंट है आपका खुद एक फैक्ट इन इशू में है तो आपका जो ओरल एडमिशन है वो आपका रिलेवेंट होगा। अदरवाइज आपका दस्तावेज की अंतर वस्तु यानी आपका दस्तावेज से रिलेटेड आपके ओरल एडमिशन रिलेवेंट नहीं होंगे ओके। नेक्स्ट है आपका ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर रिलेवेंट सेक्शन 22(1). तो ये सेक्शन पहले नहीं था, ये सेक्शन आपका सन 2000 में जोड़ा गया है और ये सेम आपका सेक्शन 22 से रिलेटेड है कि एडमिशन अगर इलेक्ट्रॉनिक एडमिशन अगर आप कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते हैं। व्हेन ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आर रिलेवेंट oral admission as to content of electronic records are not relevant means oral admission आपका electronic records में आपका relevant नहीं होगा unless the genuineness of the electronic record produced in the question means जब तक कि वो electronic record की जो सत्यता है यानी उसकी जो अंतर वस्तु है ओवरऑल जो आपका जिस पे बेस्ड है आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जब तक कि वो आपका क्वेश्चन में ना हो तब तक आपका ओरल एडमिशन आपका रिजनेबल नहीं होगा ओके। अब इफेक्ट ऑफ एडमिशन क्या है हम लोग बात करते हैं। सेक्शन 31 आपका सेज दैट एडमिशन आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ मीन्स आपका जो एडमिशन होता है वो आपका कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है ऑफ द मैटर एडमिशन बट दे में ऑपरेट एज स्टॉपल बट उसे स्टॉप किया जा सकता है अकॉर्डिंग सेक्शन 31 अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द प्रोविजंस इज फर्दर सप्लीमेंटेड बाय सेक्शन 58 अंडर विच इज provided fact admitted need not to be proved. It says that no fact need to be proved in any proceedings which the party hereto or their agent agreed to admit at the hearing or which before the hearing they agree to admit by any writing under their hands or which by any rule of pleading in force at the time they are deemed to have admitted by their pleading means आपका जो एडमिशन है वो आपका कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है एडमिशन को बट स्टॉप किया जा सकता है अकॉर्डिंग सेक्शन 31। और अगर मैं आपके जुडिशियल एडमिशन की बात करूँ अकॉर्डिंग सेक्शन 58 तो
तो आपका एडमिशन जो है अगर किसी पार्टी के द्वारा एडमिट कर लिया जाता है तो कोर्ट उसे प्रूफ समझती है और उसके लिए कोई अलग से एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, अब आइए जुडिशियल एडमिशन की बात करते हैं। जुडिशियल एडमिशन क्या होता है? तो सेक्शन 58 प्रोवाइड फॉर द इफेक्ट ऑफ जुडिशियल एडमिशन। जुडिशियल एडमिशन आर फॉर्म एडमिशन मेड बाय अ पार्टी ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स। मीन्स जुडिशियल एडमिशन जो होता है वो किसी पार्टी के द्वारा ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स किया जाना चाहिए। जुडिशियल एडमिशंस आर बाइंडिंग ऑन द पार्टी दैट मेक्स देम। और जुडिशियल एडमिशन जो होता है वो बाइंडिंग होता है पार्टी पे जो उसको करता है। दे कंटिन्यू अ वेवर ऑफ प्रूफ। और ये लगातार आपके जो सबूत का जो भार है उसको ये खत्म करता है कि ऐसे केसेस में आपको सबूत नहीं देना पड़ेगा। एडमिशन डेल्ट विथ इन द इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 17 to 23 and 31 और डिफरेंट फॉर्म। जुडिशियल एडमिशन इन द एविडेंस एक्ट इज़ नथिंग बट अ पीस ऑफ एविडेंस। मीन्स एडमिशन आपका अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, बट ये आपका एक एविडेंस की पीस है। ओके, तो आपका जो एडमिशन है वो आपका सेक्शन 70 से लेकर 23 तक डील किया गया है। बट जुडिशियल एडमिशन की अगर मैं बात करूं तो ये आपका सेक्शन 58 में दिया हुआ है कि अगर ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स कोई एक पर्सन अगर चार्जेस लगा रहा है और दूसरा पर्सन उसको एडमिट कर लेता है तो ऐसे केसेस में क्या होगा, आपको अदर्स एविडेंस देने की कोई जरूरत नहीं होगी। ऐसे केसेस में क्या होगा, केस का वही डिसीजन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है आपका एडमिशन नॉट कंक्लूसिव प्रूफ। An admission does not constitute a conclusive proof of the fact admitted. It is only prima facie proof, and proving contrary is allowed. An admission being not conclusive proof of the fact admitted, evidence can be given to disprove it, but until evidence to the contrary is given, an admission can safely be presumed to be proved. मीन्स आपका जो एडमिशन होता है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता, फिर भी इसको कोर्ट एडमिट करती है। क्यों? क्योंकि इस पर रिलाई करती है कि अगर कोई पर्सन अपने अगेंस्ट बातें कर रहा है, सेल्फ हार्मिंग बातें कर रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करती है कि वो जो स्टेटमेंट है वो आपका सच है और ऐसे में उस पर रिलाई करते हुए वो डिसीजन दे सकती है। एस्टोपल ऑफ द पार्टी एडमिटेड। एन एडमिशन ऑपरेट एज एन एस्टोपल द पार्टी admitting the fact will not allow to go against the fact admitting under section 115 of this act. मीन्स आपका जो स्टोपल किया जाता है और एडमिशन का, तो स्टोपल आपका सेक्शन 115 में डिफाइन है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट में, तो आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं। एस्टोपल होता क्या है, तो अगर कोई पर्सन कोई बात कह दे तो उसको उससे मुकरने नहीं दिया जाता है। ओके, आप एक टाइम में यस और नो दोनों नहीं कह सकते हैं। इसीलिए अगर आप जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के दौरान अगर किसी बात को एडमिट कर लेते हैं तो उससे आपको पलटने नहीं दिया जाएगा। ओके, तो ये होता है कि उसे स्टॉप कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग सेक्शन 31। और स्टॉपल होता क्या है, आप इसको पढ़ सकते हैं अकॉर्डिंग सेक्शन 115 इंडियन एविडेंस एक्ट। वेवर ऑफ प्रूफ। तो जुडिशियल एडमिशन ऑपरेट एज अ वेवर ऑफ प्रूफ विच मीन्स इट इज़ प्रूफ ऑफ फैक्ट एडमिटेड एंड फर्दर प्रूफ इज़ नॉट नेसेसरी दो द कोर्ट इन इट्स डायरेक्शंस में रिक्वायर फर्दर अ प्रूफ। मीन्स आपका जो जुडिशियल एडमिशन होता है तो उसमें अगर कोई बात एक बार एडमिट कर ली जाती है तो उसमें आपको अदर कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसके बेसिस पे कोर्ट अपना डिसीजन दे सकती है जब तक कि कोर्ट को ये लगता है नहीं है कि आपको अदर्स फैक्ट की ज़रूरत है। मीन्स अगर आपको अदर एविडेंस के द्वारा उस फैक्ट को प्रूफ किया जाना चाहिए तब तक कोर्ट उसको आपके एडमिशन के द्वारा प्रूफ मानती है। ओके, तो ओवरऑल ही कोर्ट की डिस्क्रिशन पावर है। एविडेंशियल वैल्यू ऑफ एडमिशन। अब देखते हैं एविडेंशियल वैल्यू क्या है एडमिशन की। एविडेंशियल वैल्यू आपको लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, चाहे वो एडमिशन की हो चाहे वो कन्फेशन की हो। तो एन एडमिशन इज़ द बेस्ट एविडेंस अगेंस्ट द पार्टी मेकिंग द सेम अनलेस it is untrue and made under the circumstances which does not make it binding on him. Admission by a party is substantive evidence of the fact admitted by him. Admission duly proved are admissible evidence irrespective of whether the party making the admission appeared in the witnesses box or not. In fact, admission is best substantive evidence that an opposite party can rely upon it. The evidentiary value of admission only by government
is merely relevant and not conclusive unless the party to whom they are mad has acted upon and thus altered his detriment. मीन्स आपका जो एडमिशन होता है वो आपका एक सब्सटैंटिव एविडेंस होता है, इस पे अदर्स पार्टी जो होती है आपकी अपोजिट पार्टी होती है अगर आप एडमिशन करते हैं, क्योंकि एडमिशन मैंने आपको बताया कि सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट होते हैं। तो अगर आप किसी भी बात का एडमिशन करते हैं ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स तो अदर पार्टी क्या होती है उस पर आपके उस स्टेटमेंट पे रिलाई कर सकती है कम्प्लीटली, और ऐसे बेसिस पे आपका जो कोर्ट है वो आपके अगेंस्ट डिसीजन दे सकता है। ओके, तो इसकी जो एविडेंट्री वैल्यू है तो ये आपका एक सब्सटैंटिव एविडेंस होता है, यानी आपका एक मौलिक साक्ष्य होता है आपका एडमिशन। आइए कुछ रिलेवेंट केस देखते हैं। केस लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है आपका रघुनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, AIR 1973 का ये केस है सुप्रीम कोर्ट का। एक्यूज आर बाउंड बाई देयर, सॉरी यहाँ देयर होना चाहिए, मिस टाइपिंग हो गई है। एक्यूज आर बाउंड बाई देयर एडमिशन द एडमिशन ऑफ देयर काउंसिल, मीन्स कोई एक्यूज्ड अपने जो उसका सलाहकार है काउंसिल है तो उसके द्वारा किए गए एडमिशन से वो बाउंड होता है। ओके, कौन? एक्यूज्ड। हीरा चंद कोठारी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1985 सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। वेयर अ पार्टी रिफर्स टू अ थर्ड पर्सन फॉर सम इंफॉर्मेशन और एन ओपिनियन ऑन अ मैटर इन डिस्प्यूट, दिस स्टेटमेंट मेड बाय द थर्ड पर्सन आर रिसीवेबल हैज़ एडमिशन अगेंस्ट द पर्सन्स रिफरिंग। मीन्स अगर कोई पर्सन थर्ड पार्टी को रिफ़र करता है कि उससे आप पूछ लीजिए ये चीज़, आप जैसा सेक्शन 20 में पढ़े थे कि सी से कहता है कि जाइए पूछ लीजिए मेरा घोड़ा कैसा है, तो सी का जो स्टेटमेंट है यानी उसका जो एडमिशन है वो ए पे लागू होगा, यानी ए उससे बाउंड होगा। तो अगर किसी इन्फॉर्मेशन या ओपिनियन के लिए किसी थर्ड पार्टी को रिफ़र किया जाता है तो ऐसे रेफरी द्वारा किया गया एडमिशन आपका क्या होगा? एडमिसिबल होगा। भगत सिंह वर्सेस श्रीमती भागीरथी 1966 ये सुप्रीम कोर्ट का केस है। इट इज़ वेल सेटल्ड लॉ that the admission of party is regarded as a substantial piece of evidence irrespective of the fact that who has made even if he has not been conferred with his statement। मीन्स इस केस में आपका क्या कहा गया है कि आपका जो एडमिशन होता है वो एक प्रकार का सब्सटैंशियल पीस ऑफ एविडेंस होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका जुगल किशोर वर्सेस स्टेट 1975 का ये केस है सुप्रीम कोर्ट का। द बेसिक प्रिंसिपल इन सेक्शन 21 इज दैट द स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस ओनली बाय एडवर्स पार्टी एंड नॉट बाय हिमसेल्फ। मीन्स अगर कोई पर्सन एडमिशन करता है तो वो एडमिशन यानी उसके द्वारा जो एडमिशन किया गया, स्टेटमेंट किया गया उसके अगेंस्ट, तो उसकी एडवर्स पार्टी के द्वारा यूज़ किया जा सकता है कोर्ट में, ना कि उसके द्वारा। ओके, नेक्स्ट केस है HG नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1952 सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। एन एडमिशन मस्ट बी यूज्ड आइदर एज अ वूल और नॉट एट ऑल। मीन्स आपका जो एडमिशन होना चाहिए वो पूरी तरह से यूज़ होना चाहिए या तो नहीं होना चाहिए। मीन्स आप कोई एडमिशन कर रहे हैं और आपका जो एडवर्स पार्टी है वो उसके कुछ फैक्ट को तो एडमिट कर ले, मीन्स उसको कोर्ट से बोले कि आप इस पर रिलाई करिए और कुछ फैक्ट पे वो रिलाई ना करें, तो और रिलाई का मतलब होता है भरोसा। तो अगर ऐसे केसेस में कि आपका कुछ फैक्ट, आपके एडमिशन का कुछ फैक्ट तो आप उसने भरोसा कर लिया, उस पर रिलाई करके कोर्ट से बोल रहा है कि आप इस पर यकीन कीजिए, और कुछ फैक्ट पे बोल रहा है कि इस पर यकीन मत कीजिए, तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि उस एडमिशन को या तो कम्प्लीटली उस पर भरोसा किया जाएगा या तो फिर उस एडमिशन को पूरी तरह से नकार दिया जाएगा, यानी आपका रद्द कर दिया जाएगा। तो ओवरऑल ये था आपका एडमिशन से रिलेटेड टॉपिक। तो उम्मीद करती हूँ आपका एडमिशन से रिलेटेड आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आप इस लेक्चर के बाद आप एडमिशन से रिलेटेड सेक्शन 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ओके और 31, 58 ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और स्टोपल क्या होता है वो 115 में दिया हुआ है, आप उसको भी पढ़ लीजिएगा। आपका एडमिशन से रिलेटेड पूरे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे और फिर यकीन मानिए आपको कभी भी एडमिशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट होता है, क्लियर नहीं हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। और नेक्स्ट टॉपिक में आपका कन्फेशन लेके आऊँगी और कन्फेशन के बाद दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं लेके आऊँगी। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।